सो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रबंध क्या है। क्या है? साइंस है? नहीं, कला है? नहीं, पैसा है? क्या है? साइंस है, कला है या पैसा है? क्या है प्रबंध? आओ हम विस्तार से सीखते हैं कि प्रबंध क्या है, किसे कहते हैं प्रबंध। ये तो सीख चुके हैं, विज्ञान है, कला है या पैसा है। अगर आपने इससे पहले हमारी 2 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 और 2, तो उसे ज़रूर देख ले हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। सो स्टार्ट। प्रबंध विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान के रूप में प्रबंध को समझेंगे। प्रबंध का मतलब होता है किसी लोगों से, मतलब कोई भी लोगों से काम करवाने या फिर करने की कला है। तो हम तो जानते हैं कि प्रबंध क्या है। अब प्रबंध क्या विज्ञान है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या होता है। भूल गए ना सब? 11वीं तक पढ़े, कुछ याद नहीं है। अब हम सीखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करते हैं। व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। व्यवस्थित ज्ञान मतलब एक लाइन से ज्ञान हो। जैसे मैंने कोई बुक का सेट बनाया, पहले 9वीं का, फिर 10वीं का, फिर 11वीं का, फिर इससे ऊपर का बुक रखा, तो ये लाइन से है, व्यवस्थित ज्ञान है। और कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करते हैं। सामान्य सत्य मतलब न्यूटन के सर पे भैया सेब जो गिरा था ना, वो सेब, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके सर पे गिरा। वो ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था। तो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे ही आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे ही खींच के लाएगा। तो ये होते सामान्य सत्य को स्पष्ट करते। कुछ सामान्य कारण होते, कुछ चीज़ होते जिसको ये आधारित होते इसके ऊपर। तो ये जो व्यवस्थित ज्ञान का जो समूह है, क्या ये प्रबंध में भी लागू होते हैं? प्रबंध के अंदर भी एंट्री करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ये व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो विशेषज्ञ जो है, उन्होंने कई वर्षों तक इसका शोध कार्यों के बाद विकसित किए हैं। इसमें कई वर्षों तक खोज हुआ है, इसका कई वर्षों तक सिद्धांत हुआ है, फिर जाके ये व्यवस्थित ज्ञान समूह बना है। जैसे आप 11वीं का बुक ले लो, इसमें पहले क्या है, जो हमारा प्रबंध है उसका एक डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले इसका नियोजन होगा, फिर संगठन होगा, फिर इसका नियुक्तिकरण होगा, फिर निर्देश होगा, फिर इसका नियंत्रण होगा। तो ये एक व्यवस्थित ज्ञान है। तो बिल्कुल ये भी एक व्यवस्थित ज्ञान है और ये साइंस से मैच खाते हैं ये पॉइंट। तो अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। परीक्षण मतलब इसका बार बार परीक्षण किया गया। जो लैब होते हैं, जो परीक्षण लैब होता है, उसमें इसको बार बार परीक्षण किया गया और देखा गया कि क्या ये सत्य है। तो पहले साइंस पे देखते हैं कि परीक्षण क्या है। जैसे H2+O को मिलाओगे क्या बनेगा? पानी बनेगा। ये उसका परीक्षण किया गया। उनको पता था कि H2+O को मिलाओगे तो जल बनता है। उन्होंने बार बार इनको परीक्षण किया तो उनको पता चला कि हाँ, जल बन जाता है। उसी तरह प्रबंध में जो इसका जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या किया कि पहले सारे डाटा को संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर उसमें विश्लेषण किया, मतलब एनालिसिस किया। उसके बाद उसको खुद से प्रयोग करके देखा। फिर उन्हें पता चला कि हाँ, ये परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। ऐसे करने से क्या होता है, प्रबंध भी परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है, साइंस की तरह। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, जो है व्यापक वैधता, यानी यूनिवर्सल वैलिडिटी। व्यापक वैधता का मतलब होता है जो हर जगह यूनिवर्सल हो, हर जगह लागू हो जाए। लेकिन प्रबंध में क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि ये प्रबंध जो होता है, इसको मानव के साथ, मतलब मनुष्य के साथ डील करना पड़ता है और मनुष्य का नेचर अलग अलग होता है। इसलिए ये व्यापक वैधता यहाँ काम नहीं करती है। कैसे? जैसे मान लो एक फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या करेंगे लोग? कोई डर के भागेगा, कोई पानी से बुझाएगा, कोई चिल्लाएगा। तो भैया ये एक जैसा परिणाम दे। व्यापक वैधता मतलब एक जैसा ही रिजल्ट दे। और व्यापक वैधता हर जगह ये लागू नहीं होती, लेकिन विज्ञान में ये हर जगह लागू होता है। जैसे H2+O को मिलाओगे जल बनेगा, चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में मिला लो, H2O को मिलाओगे तो वो पानी ही बनेगा। लेकिन व्यापक वैधता, यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रबंध में, तो ये हर बार सही रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए इसको परफेक्ट साइंस नहीं माना गया है, इसे अनएग्जैक्ट साइंस माना गया है। कहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह नहीं है। एक सरल विज्ञान कह सकते हो इसको, यथार्थक विज्ञान कह सकते हो, व्यवहारिक विज्ञान कह सकते हो, लेकिन इसको परफेक्ट साइंस यानी पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कहा जा लेकिन सकता। ये जो व्यापक वैधता है, ये कई जगह काम करता है, कई जगह नहीं करता है। इसलिए इसको साइंस के रूप में भी मान लिया गया है प्रबंध को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रबंध एक कला के रूप में कैसे काम करता है। आखिर प्रबंध में कला में क्या संबंध है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कला क्या होता है। व्हाट इज़ द आर्ट? कला यानी आर्ट, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना ही कला कहलाता है। जो भी आपके पास ज्ञान प्राप्त है उसका उपयोग करना सीखो, उसी को कला कहते हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप इंजीनियर की तरह जब काम करोगे
तो वो कला होगा। और पढ़ाई करना क्या है, एक साइंस है, लेकिन उसका उपयोग करना एक कला है। जैसे आपने इंग्लिश बोलनी सीखी है, तो इंग्लिश सीखना, उस रूल को याद करना एक साइंस है, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका प्रयोग करना क्या है, कला है। जैसे जैसे आप कंटिन्यू का फॉर्मूला ले लो, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस मेन होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया साइंस। लेकिन इस फॉर्मूले का, इस रूल को याद करके इसका उपयोग करना, आई एम गोइंग इन आगरा, ये क्या है, ये कला है। सिद्धांतिक ज्ञान का होना, हाँ तो बिल्कुल कला में सिद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई आपको बता दे कि बंदूक ऐसे ऐसे चलता है, तो हमने समझ गए कि हाँ इसका पहले वो डालो, गोली डालो बंदूक में, चेक करो, फिर ट्रिगर दबाओ, 10 चैक चलती है। तो सिद्धांतिक ज्ञान होता है जो हमें ऊपर से प्राप्त हो, हमने उसकी प्रैक्टिकल नहीं किया अभी, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इस पर। तो कला में सिद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो आपको आता है कि किसी ने बता दिया कि फिंगर ऐसे ऐसे बनती है, आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन आप जब खुद बनाओगे ना तब ये प्रैक्टिकल होगा। इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी ये समझो सिद्धांतिक ज्ञान का होना। तो बिल्कुल अगर किसी ने बता दिया कि फिंगर इस टाइप से बनता है, तो ये होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप फिंगर बना पाओगे। तो बिल्कुल सिद्धांतिक ज्ञान होता है प्रबंधन में, ठीक है ना। तो इसी ज्ञान के आधार पर व्यक्ति समझ पाता है कि किसी काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो यही होता है सैद्धांतिक ज्ञान। तो सैद्धांतिक ज्ञान के अनुसार क्या प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध के अलग अलग क्षेत्रों से सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है। जैसे आप कह सकते हैं मार्केटिंग का, फाइनेंशियल का, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो अब आता है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। जो आपके पास जो नॉलेज है, जो मैंने ऊपर वाला भी बताया, सिद्धांतिक ज्ञान, जो आपके पास जो नॉलेज है उसको हर व्यक्ति अलग अलग तरह से उपयोग करता है। सो यह है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। जैसे फिंगर बनाने वाला अपने योग्यता के अनुसार फिंगर बनाएगा, मटका बनाने वाला अपने योग्यता के अनुसार मटका बनाएगा। तो हाँ, ये भी एक कला है कि भाई फिंगर बनाने वाला मटका नहीं बना सकता, मटका बनाने वाला फिंगर नहीं बना सकता। तो ये जो हर व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वह व्यक्तिगत उपयोग अनुसार उपयोग होता है, योग्यता अनुसार उपयोग होता है। सो अब आता है व्यवहारिक एवं रचनात्मक पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब आप भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज़ को बनाने की, उतनी बनेगा। जैसे आप मटका बना रहे हो, आपको नहीं आ रहा, फिंगर बना रहे हो, नहीं आ रहा। अब फिंगर बनाने वाला भाई अगर मटका बनाने जाए तो आएगा, नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो शायद वो बना ले। और जो मटका बनाने वाला फिंगर बनाने जाए तो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, पहले सिद्धांतिक ज्ञान लेगा, फिर अपने योग्यता अनुसार उपयोग करेगा, फिर वो अपने व्यवहार में लाएगा। मतलब जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना ज़्यादा उसका निखार आएगा, उतना ज़्यादा उस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता जाएगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जो कला है वह व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित है। तो प्रैक्टिस के कारण इसको सुधारा जा सकता है, प्रैक्टिस कर करके। तो अपने कुशलता को बढ़ा करके अभ्यास खूब करे भाई, ठीक है। तो यह हमारा प्रबंध कला के रूप में होता है। प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो अब हम देखते हैं कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, तो पेशे के रूप में ये कैसे काम करते हैं। देखो जो पेशा होता है उसके पास विशेष ज्ञान होती है, विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, इसे पेशा कहते हैं। पेशेवर व्यक्ति में एक स्पेशल ज्ञान होना चाहिए। तो ये पेशा जो है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह है या स्पेशल नॉलेज माना जाएगा। पेशेवर व्यक्ति में एक स्पेशल ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक प्रबंधक, उसके पास भी एक स्पेशल ज्ञान होता है। तो हाँ, ये भी मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजर जो होते हैं उसके पास एक स्पेशल ज्ञान होता है, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति में स्पेशल ज्ञान की ज़रूरत होती है। सिंपल सी है। अवरोधित प्रवेश, इसका मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें MBBS की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रबंध में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैनेजर बनने के लिए ना आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है अवरोधित प्रवेश, ये मैनेजमेंट में नहीं होता। तो पेशेवर संघ, इसका मतलब होता है कि प्रतिनिधित्व संघ का होना आवश्यक है, लेकिन अभी तक ये भारत में लागू नहीं हुआ है। भले ही कई सारे पेशेवर संघ जो है वो स्थापित हो चुका है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस टाइप से बहुत सारे चीज़ हमारे भारत में इंस्टीट्यूट सब आ चुके हैं। लेकिन ये जो प्रतिनिधित्व संघ का सदस्य होना अभी तक मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं माना गया है। तो पेशेवर संघ भी हमारा मैनेजमेंट पर आधारित नहीं है, इसे अस्वीकार किया गया है। भारत में भी प्रबंध संघ का स्थापना हो चुका है, लेकिन अभी तक मैनेजर बनने के लिए
इसका आवश्यकता नहीं है, प्रबंध संघ का आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे ये भी एक मैनेजमेंट नहीं है माना जाता। तो अब हम देखते हैं नैतिक आचार संहिता। तो भाई एक पेशेवर जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की ज़रूरत होती है, तो नैतिक आचार संहिता उन पर लागू होता है। मतलब पेशेवर व्यक्ति बनने के लिए आपको नैतिक आचार संहिता का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट यानी प्रबंधक या मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नैतिक आचार संहिता का ज़रूरत नहीं होता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। नैतिक आचार संहिता की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी मैनेजर बनने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रबंध के लिए, ठीक है। तो ये जो नैतिक आचार संहिता है ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, प्रबंध का हिस्सा नहीं है। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब देखते हैं हम सेवा उद्देश्य। सेवा उद्देश्य से मतलब पेशे में क्या होता है। पेशे में एक डॉक्टर है, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे और उसको आजीविका चले, बस यही चाहेगा ना। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट में भी काम करता है? मैनेजमेंट में भी ये सेवा उद्देश्य होता है और उसका मतलब जीविका के लिए काम करते हैं। क्या ये सत्य है? रोगियों को न्याय मिले ये डॉक्टर चाहते हैं, लेकिन क्या ये मैनेजमेंट में भी होता है? तो पहले क्या था, पहले जो कंपनियां थी वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाभ हो, इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन अब चेंज होता जा रहा है, वे सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं कि लाभ को ना बढ़ावा देकर आप सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझ रहे हैं। उनका काम तो है लाभ कमाना कंपनी का मैनेजमेंट में, लेकिन वो सामाजिक उद्देश्यों को भी जोड़ दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हाँ, इसमें ये सेवा दे रहे हैं। सेवा उद्देश्य एक मैनेजमेंट का भी सेवा उद्देश्य मोटिव होती है। तो भैया इतना कुछ देखने के बाद प्रबंध क्या एक पेशा है? तो हाँ, कह सकते हैं कि प्रबंध कुछ हद तक पेशा भी और कुछ हद तक ये नालायक है, मतलब पेशा नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रबंध एक पेशा पूर्ण रूप से नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में इसका विकास होकर के प्रबंध एक पेशा हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रबंध एक पेशा नहीं है। इस पर कई सारे काम हो रहे हैं कि प्रबंध को पेशा बनाया जाए, लेकिन अभी जो है ये प्रबंध एक पेशा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि प्रबंध एक पेशा है, नहीं, प्रबंध पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। प्रबंध में भली भांति ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, अवरोधित प्रवेश होना चाहिए, पेशेवर संघ होना चाहिए, नैतिक आचार्य संहिता होना चाहिए, उद्देश्य सेवा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें से काफ़ी चीज़ है, काफ़ी चीज़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है ये एक पूर्ण रूप से पेशा का हिस्सा ही नहीं है। पेशे का मतलब मैंने बता दिया आपको, पेशा एक विज्ञान है ये भी बता दिया, कला है ये भी बता दिया, और ये एक पेशा है नहीं है ये भी मैंने बता दिया है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको किसी भी चीज़ से कंप्लेन हो किसी प्रकार का, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखें, और आपको और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें यार, और वीडियो को शेयर कर दे, आग लगा दे भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो कैसे हो भाई लोग? लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, बाय बाय।